हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्टोरेशन एज को। रेस्टोरेशन एज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। इसकी टाइम लाइन है 1660 टू 1700 एडी। तो पहले हम तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर लिटरेरी एज फीचर्स देखेंगे और मेजर राइटर्स डिस्कस करेंगे। So, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and hit the bell icon. Now, let's start. तो ये रेस्टोरेशन एज है, उसके पहले जो एज थी उसे कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता था। और उस समय जो रूलर था वो था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल एक प्यूरिटन डिक्टेटर था, तो इसका राज था। और क्या हुआ कि उस समय किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, उनको बीहेड कर दिया गया, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सिविल वार के बाद सिविल वार हुआ था पार्लियामेंटेरियंस और किंग के बीच में, और उनको बीहेड कर दिया गया। और उसके बाद मोनार्की पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई इंग्लैंड में। ये देखिए चार्ल्स सेकंड का ये पिक्चर है। तो मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ रेस्टोरेशन एज में, जो चार्ल्स सेकंड थे, ये देखिए पिक्चर, चार्ल्स सेकंड ये किंग चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे। ये उनको फ्रांस जाना पड़ गया था उस दौरान, तो उन्हें फ्रांस से बुलाया गया और इंग्लैंड की गद्दी पे फिर से रेस्टोर किया गया, फिर से बैठाया गया। तो इस वजह से इसे रेस्टोरेशन एज कहा जाता है कि क्योंकि मोनार्की जो था, जो राजशाही था, उसका फिर से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो 1649 में हुआ गया था। क्रॉमवेल जो लीडर था पार्लियामेंटेरियन ग्रुप का, उसके और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में जो सिविल वार चला, गृह युद्ध चला, उसमें क्रॉमवेल की विजय हुई। किंग चार्ल्स फर्स्ट हार गया और उसके प्रति मुकदमा चला। मुकदमे के बाद उसे बीहेड कर दिया गया पूरी पब्लिक के सामने। और चार्ल्स फर्स्ट पहला किंग था इंग्लैंड का जिसे बीहेड किया गया था। बहुत ही मतलब ग्रूसम इवेंट हुआ था। तो फिर उस समय कोशिश की थी, चार्ल्स सेकंड जो थे उसने कोशिश की थी कि क्रॉमवेल की वो आर्मी से लड़ सके, लेकिन इसकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वो नहीं लड़ पाया। उसे एग्ज़ाइल में जाना पड़ा, उसे वनवास जाना पड़ा। और ये वनवास था उसका फ्रांस में बीता और कई देशों में भी गया। एक्चुअली फ्रांस से उसकी मदर आई हुई थी, तो अपना एक तरह से मामा घर में उसने अपना दिन बिताया, अपने जब उसके फादर को हटा दिया गया था गद्दी से। अब चूंकि जो क्रॉमवेल का जो शासनकाल था बहुत ही ज़्यादा नियमों से, बंधनों से एकदम भरा पड़ा था और तरह तरह के पाबंदियां थी। थिएटर को क्लोज कर दिया गया था, एक तरह से जीना मुश्किल कर दिया था उन्होंने लोगों का। तो उस समय अभी भी उस इंग्लैंड में इस तरह के ग्रुप थे जो इनको रॉयलिस्ट कहा जाता था, जिन्हें कैवलियर्स कहा जाता था, सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो ये हमेशा कोई ना कोई मौके की तलाश में रहते थे, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे कि कोई मौका कहीं से मिले और चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को फिर से इंग्लैंड के गद्दी पे बैठाया जाए और फिर से मोनार्की को लाया जाए इंग्लैंड में, ताकि लोग चैन से रह सकें और ये पाबंदियां बंद हों। तो उनको मौका मिल गया। धीरे धीरे चार्ल्स जो ओलिवर क्रॉमवेल था कमज़ोर हो गया, फिर उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल को लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। इसके पहले क्रॉमवेल को बनाया गया था लॉर्ड प्रोटेक्टर। देखिए, इन लोगों को किंग नहीं कहा गया, इन लोगों को लॉर्ड प्रोटेक्टर कहा गया। लेकिन जो लॉर्ड प्रोटेक्टर बना था रिचर्ड क्रॉमवेल, जो उसका बेटा था, वो योग्य नहीं था। वो सिर्फ अपने पिता की बदौलत उसको मिला था ये जो पद है, तो उसको ये मतलब चला नहीं पाया। और लोगों ने चार्ल्स सेकंड को इनवाइट कर लिया फ्रांस से और उसको इंग्लैंड की गद्दी पे बैठा दिया। तो इस तरह से रेस्टोरेशन एज की स्थापना हुई। हालांकि इसको गद्दी में बैठने से पहले थोड़ा बहुत जो विरोध है झेलना पड़ा था प्यूरिटन ग्रुप का, पार्लियामेंटेरियन ग्रुप का, लेकिन इसमें वो सफल हो गया चार्ल्स सेकंड। तो इस तरह से रेस्टोरेशन की स्थापना हुई। अब तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए थे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। जॉन ड्राइडन इस एज के ग्रेटेस्ट पोएट थे, ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे। तो इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। अब मेजर हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो इस समय जो कॉमनवेल्थ पीरियड में जो बैन लगा था थिएटर्स के ऊपर, क्योंकि उनके हिसाब से जो थिएटर्स थे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ये
इमोरलिटी फैला रहे थे, क्रिश्चियन धर्म में भ्रष्ट कर रहे थे, क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ है थिएटर से, ये सब बोल के उन्हें बंद कर दिया गया था। फिर लेकिन जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पे आए तो उन्होंने फिर से बैन को हटा दिया। ये चार्ल्स सेकंड जो था अय्याश किस्म का मतलब राजा था, उसके 12 इलिजिटिमेट उसके बच्चे थे, नाजायज़ बच्चे थे 12, और ये अय्याशी पसंद करता था, थिएटर पसंद करता था, तो बैन को उसने तुरंत ही लिफ्ट करा दिया। और यहाँ पर रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसमें रैशनल इंक्वायरी को और रिसर्च को बढ़ावा दिया गया, साइंस को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद इस दौरान ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी हुआ था, जो कि 5 दिन तक चला। इतना भयानक आग थी लंदन में, ये 1660 में हुआ था ये। और इस दौरान क्या हुआ कि 89 चर्चेस पूरी तरह जल के खाक हो गए, हजारों लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई, लोगों की मौत हुई। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। इस एज में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ मेन रूप से उभरे। एक पार्टी थी विग, जो चाहती थी कि कॉमन मैन को, आम आदमी को पावर मिले, बेनिफिट मिले इनको, और मोनार्की का जो पावर है घटे, इस तरह से चाह रही थी ताकि कॉमन मैन थोड़ा सा अपर हैंड ले। और दूसरी जो पार्टी थी वो सपोर्टर ऑफ मोनार्की था। ये डिवाइन राइट्स थ्योरी ऑफ किंग को मानते थे कि राजा जो है भगवान का दूत है इस धरती पे, उसने जो कह दिया सो कह दिया, इस तरह से। तो ये रॉयलिस्ट थे ये। तो इनके बीच में हमेशा ही स्ट्रगल चल रहा था, और ये स्ट्रगल आगे चल के और बढ़ गया। अब बात हुई थी रिटर्न ऑफ ब्यूबानिक प्लेग। अब ये जो प्लेग था, जो कि रैट्स की वजह से हो रहा था इंग्लैंड में, बार बार लौट के आ रहा था इंग्लैंड में। मिडिल एजेस में हुआ था, एज ऑफ चौसर में आया था, और उसके बाद फिर एलिजाबेथन एज में आया था। हजारों जिंदगियां जिसने ली थी। और ये 1665 में इस एज में भी आया, हालांकि उतना भयानक रूप में नहीं था। फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इस एज में प्यूरिटन्स और चार्ल्स सेकंड के जो ग्रुप थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। प्यूरिटन्स लोगों के आदर्शों को इस एज के लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे, क्योंकि राजा का शासन था, चार्ल्स सेकंड का राजा था। चार्ल्स सेकंड कहा जाता है कि बाहरी रूप से एंग्लिकन धर्म को मान रहा था, मतलब कैथोलिक धर्म को, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जो कॉम्प्रोमाइज़ था उसको मान रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो कैथोलिक था। लेकिन उसका जो ब्रदर था वो क्या किया था, ओपनली वो डिक्लेयर कर दिया था कि वो कैथोलिक है, वो कैथोलिक को सपोर्ट कर रहा था। तो जब चार्ल्स सेकंड के बाद उसका जो ब्रदर है जेम्स सेकंड गद्दी पे बैठा 1685 में, तो बिल्कुल भी अनपॉपुलर हो गया वो। और वो चूँकि रोमन कैथोलिक था, पैपिस्ट था, और अपनी जो कैथोलिक मान्यताओं को मानने लगा, पूरे देश पे थोपने लगा, तो 3 साल के अंदर वो एकदम रिजेक्टेड हो गया। और 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। और ख़ुद उसकी जो बेटी है मैरी ऑफ ऑरेंज और उसका जो दामाद है विलियम, ये दोनों ने लीड किया, और एक तरह से रिवॉल्यूशन हो गया और इनको गद्दी पे बैठा दिया गया, और विलियम थर्ड को राजा बना दिया गया 1689 एडी में। तो इसलिए तो ये बहुत ही जल्दी ये शासन चेंज हो गया। अब आगे बात करते हैं इन्फ्लुएंसेस क्या क्या थे, इस एज में क्या क्या प्रभाव ज़्यादा था। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस, इस एज में फ्रांस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो चार्ल्स सेकंड का जो मैक्सिमम टाइम था लाइफ का वो फ्रांस में ही बीता था, क्योंकि वो एग्जाइल में था, अपने मामा के घर में था। तो उसने जो टेस्ट थे उसके सब फ्रेंच थे उसके टेस्ट, तो उसने रिच टेस्ट ऑफ फ्रांस लिटरेचर को अडॉप्ट किया था। तो इस एज में क्या हुआ कि लोग उसको खुश करने के लिए उसी तरह से फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट करने लगे, प्ले राइट को, ड्रामाटिस्ट को इमिटेट करने लगे, नकल करने लगे, ताकि राजा को खुश कर सकें। और शेक्सपियर को पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी इस एज में, शेक्सपियर को एक तरह से अननोन बना दिया गया था। फिर इस एज में लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस एक्ट भी हुआ था, मतलब प्रेस के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी कि प्रिंटिंग प्रेस है वो कोई भी मटेरियल नहीं छाप सकता। अगर कुछ ऐसा मटेरियल छाप दे जो कि गलत हो, जो कि राजशाही के खिलाफ हो, तो उसको प्रेस को ही बंद कर दिया जाएगा। अब ये सब सारी चीज़ें जो हैं प्यूरिटन्स को दबाने के लिए, प्यूरिटन्स को कंट्रोल में रखने के लिए की गई थी, क्योंकि ताकि प्यूरिटन्स सर ना उठा सकें। इसके पहले एज में कॉमनवेल्थ पेज में प्यूरिटन्स का बोलबाला था, और इस एज में रॉयलिस्ट का बोलबाला था। अब देखते हैं कॉफ़ी हाउस कल्चर। कॉफ़ी हाउस कल्चर इसी दौरान आया था। एक से बढ़कर एक कॉफ़ी हाउसेस खुले थे, जहां लोग इकट्ठे होते थे, बात करते थे, डिस्कशन करते थे,
और पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे। इसमें यहाँ एक ख़ास बात ये है कि कॉफ़ी हाउसेस में महिलाओं की एंट्री इंडिविजुअली नहीं हो सकती थी। वो किसी अगर मेल मेंबर के साथ आए तभी वो एंट्री ले सकते थे, अदरवाइज़ वो अकेले नहीं आ सकते थे। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था महिलाओं के खिलाफ इस कॉफ़ी हाउसेस में, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी। फिर फर्स्ट लाइब्रेरी इन लंदन, इंग्लैंड में लंदन में पहली लाइब्रेरी स्थापित हुई 1684 में, और इसके बाद द बैंक ऑफ इंग्लैंड भी स्थापित हुआ 1694 में। देन वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी फीचर्स, क्या क्या जो लिटरेरी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इस एज के। तो इस एज में क्या था, न्यू क्लासिसिज्म का बोलबाला था। जैसे कि राइटर्स थे उनमें उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं था, और ये जो अपने इंस्पिरेशन के लिए वो देख रहे थे, एलिजाबेथन एज के राइटर्स को नहीं देख रहे थे, बल्कि ये उनके पीछे भाग रहे थे जो कि न्यू क्लासिकल राइटर्स थे। जैसे कि स्पेशली जो लैटिन राइटर्स थे उनसे इंस्पिरेशन ले रहे थे, उनसे गाइडेंस ले रहे थे। और ये जो ट्रेंड था, ये जो फैशन चला, वो अगले एज में जो कि अगस्टन एज था और ज़्यादा बढ़ चढ़ गया, और इस एज में तो और ज़्यादा ही इनका इमिटेशन होने लगा, और इस एज को न्यू क्लासिसिज्म वाला एज ही कह दिया गया था, नेक्स्ट एज को। अब बात करते हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन ड्रामा। अब चूंकि जैसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, राजा वहाँ से होके आया था तो उसे उस तरह की चीज़ें ही पसंद थी, फ्रेंच पसंद थी। तो उसने जो कॉमेडी पसंद की थी, फ्रेंच कॉमेडी, जैसे स्पेशली एक बहुत ही बड़ा ड्रामाटिस्ट था फ्रेंच का, मॉलिरे का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंग्लिश ड्रामा में। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स चला इंग्लैंड में उस समय, जो कि जिसका ओरिजिन फ्रांस से हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ रेस्टोरेशन एज के दौरान। विलियम कॉन्ग्रेव का एक कॉमेडी है द वे ऑफ द वर्ड, एक परफेक्ट एग्जांपल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ये जो एक पिक्चर है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो उद्देश्य था, ये था कि एरिस्टोक्रेटिक लोगों के बारे में बात करना। अब ये चूंकि एज था ना, अय्याश, किंग अय्याश था, राजा अय्याश था, राजा को मस्ती मजाक ये सभी पसंद था, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो इसमें क्या था कि उसको इसी तरह के ही चीज़ें दिखाई जाती थी, लोग ऐसे ही चीज़ें लिखते थे, ज़्यादातर हाई क्लास के लोगों के लिए लिख रहे थे। और जो एक कॉमेडिया डेल आर्ट था, ये आर्ट फॉर्म जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जो इटली में, वो रेस्टोरेशन एज में भी बहुत पॉपुलर हुआ। अब इस रेस्टोरेशन ड्रामा में, कॉमेडी में, मतलब इतना ज़्यादा वल्गैरिटी थी, इतनी ज़्यादा इंडिसेंसी थी, इतनी ज़्यादा व्याभाचार था, लैग्जिटी थी, कि इसको बहुत ज़्यादा जो अच्छे लोग थे, मोरल लोग थे, बड़े क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि हद कर दे रहे हो तुम लोग, वल्गैरिटी की, इंडिसेंसी की हद कर दे रहे हो, इस तरह से। क्योंकि थिएटर्स पे जो बैन लगा था, लगभग 10-11 साल का बैन था कॉमनवेल्थ पीरियड में। 10-11 साल के बाद थिएटर्स खुले थे तो लोग एकदम टूट पड़े थे थिएटर्स को देखने के लिए, ड्रामास को देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे ड्रामा, चाहे जो भी मिले, चाहे जो भी परोसा जाए, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। अब ट्रेजेडी में फ्रेंच और क्लासिकल मॉडल का जो कॉम्बिनेशन हुआ था, ट्रेजेडी जब था उसमें, तो फ्रेंच मॉडल को और क्लासिकल मॉडल को कंबाइन करके एक तरह से लिखा जा रहा था, और इस प्ले को कहा जाता था हीरोइक प्ले। इस हीरोइक प्ले में हीरोइक थीम होती थी, वार की, युद्ध की थीम होती थी, योद्धा होते थे। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है टायरेनिक लव, जो कि जॉन ड्राइडर ने लिखा था, एक हीरोइक प्ले है, एक हीरोइक ड्रामा है। अब बात करते हैं प्रोज की। प्रोज मीन्स गद्य। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि विक्टोरियन राइटर थे, उन्होंने कहा था कि रेस्टोरेशन एज मार्क्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। मतलब प्रोज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस एज में प्रगति हुई, डेवलपमेंट हुआ। और ये जो एज था, इंटेलेक्चुअलिज्म का एज था, रैशनलिज्म का एज था। इंटेलेक्ट पे जोर दिया जा रहा था, रीज़न पे जोर दिया जा रहा था, और मतलब जो इमोशन का कहीं पर ही स्थान नहीं था यहाँ। फिर पोइट्री। अब इस एज में पोइट्री तो ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा था, चेंजेस हो रहे थे पोइट्री में। और जो पोइट्री थी वो लिरिक भी थी, नैरेटिव भी थी, ओड भी लिखे जा रहे थे, सटायर्स भी लिखे जा रहे थे। लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलर था वो सटायर्स था, व्यंग रचना था, क्योंकि एज ही कुछ ऐसा था, सब कुछ उथल पुथल चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, पार्टीज़ के बीच में हिस्टोरिकल पॉलिटिकल टर्मोइल था। तो ये सारा चीज़ रिफ्लेक्शन हो रहा था लिटरेचर में, पोइट्री में। अब ये जो एज था, इसमें ग्रेट सटारिकल राइटिंग लिखे गए, एक से बढ़कर एक व्यंग रचना लिखा गया।
जॉन ड्राइडन ग्रेटेस्ट सटारिस्ट थे इस एज के। उन्होंने एप्सिलॉन एंड एचिटोफल लिखा है जो कि ग्रेट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल सटायर का, राजनीतिक सटायर का। और फिर मैक फ्लैकनॉय भी उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने पर्सनल सटायर किया है अपने विरोधी पोएट के, विरोधी राइटर के खिलाफ। ये देखिए पिक्चर जॉन ड्राइडन, इस एज के सबसे पॉपुलर लिटरेरी फिगर। अब देखिए मेजर राइटर्स कौन कौन थे इस एज के। जॉन ड्राइडन मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज। उन्होंने पोइट्री लिखी है, ड्रामा, प्रोस सब लिखा है। और इस उनके जो नोटेबल्स पोएम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं वो हैं द मेडल, मैक फ्लैकनॉय, रिलीजियो लैसी, द हिंद एंड द पैंथर, सॉन्ग फॉर द सेंट सिसिलिया डे, अलेक्जेंडर फीस्ट। तो ये सारी उनकी पोइट्री है, लेकिन पोइट्री में भी ऐसा है कि प्रोस के समान इसमें स्ट्रक्चर है और व्यंग है, सटायर है उनकी पोइट्री में भी। तो सबसे बड़े सटारिस्ट माने जाते हैं जॉन ड्राइडन। अब उनके कुछ नोटेबल प्लेस हैं। ये चूँकि इस एज में ड्रामा बहुत पॉपुलर हो रहा था, 10 साल के बैन के बाद खुला था तो ड्रामा तो लिखना ही लिखना था। तो उन्होंने लिखा है ऑल फॉर लव, टायरेनिक लव, द इंडियन एम्परर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, औरंगजेब। इस तरह से ये प्लेस लिखे हैं कि जो बहुत ही पॉपुलर थे उस दौरान। अब जॉन ड्राइडन इस एज के नोटेबल प्रोज वर्क लिखा है और ये क्रिटिकल ट्रेटाइज है, मतलब क्रिटिसिज्म है ये। और ये है द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। जब प्लेग के दौरान क्या था कि थिएटर्स थोड़ी देर के लिए क्लोज हो गए थे कुछ समय के लिए, तो जॉन ड्राइडन ने ये लिखा है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्रिटिकल वर्क है। अब आगे बात करते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर्स। रेस्टोरेशन एज में कॉमेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और राइटर्स थे विलियम कॉन्ग्रेव, विलियम वाइचरली, जॉर्ज एथर्ज, सर जॉन बैंग्रो, जॉर्ज फार्क्वर, थॉमस शैडवेल। ये विलियम कॉन्ग्रेव ने वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा है जो कि परफेक्ट कॉमेडी ऑफ मैनर था। देन रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। रेस्टोरेशन एज में ट्रेजिडी भी लिखे जा रहे थे और राइटर्स हैं मेन राइटर्स नाथानियल लीव, थॉमस ऑटवे। ये सब नाम आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए। पोएट्स कौन कौन पॉपुलर थे अपार्ट फ्रॉम ड्राइडन के अलावा? तो नोटेबल पोएट्स थे सैमुअल बटलर जिन्होंने लिखा था हुडीब्रास, इंपॉर्टेंट वर्क हुडीब्रास बाय सैमुअल बटलर। अब बात आती है प्रोज राइटर्स की। तो प्रोज राइटर थे फेमस जॉन बेनियन जिन्होंने लिखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ग्रेट वर्क। अब इसके अलावा थे विलियम टेम्पल, लॉर्ड हैलिफैक्स, प्रोज राइटर्स। अब इस दौरान डायरी राइटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, लोग डायरियाँ लिख रहे थे। तो इसमें पॉपुलर डायरी राइटर्स थे सैमुअल पेपीस। सैमुअल पेपी ने डायरी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है जनवरी 1 से 1660 से उनका जो डायरी शुरू होता है रेस्टोरेशन एज के स्टार्टिंग से, और ये चलता है 1669 तक का है उनका जो डायरी है। तो उन्होंने वहाँ के जो इंग्लैंड के बारे में लिखा है, पूरा हिस्टोरिकल उनका इसमें वर्णन है। फिर जॉन एवलिन अगेन डायरी राइटर थे। उन्होंने अपनी जो डायरी में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स लिखे हैं, खासकर ऐसे दर्दनाक इंसिडेंट जो कि ग्रेट फायर हुआ था लंदन का, बहुत ज़्यादा बड़ी आग लगी थी लंदन में, उस दौरान जो क्या ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में लिखा है। तो ये था रेस्टोरेशन एज एंड उसके सारा का सारा इसका जो मेन पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।